अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट और आज टॉपिक है हमारा 10.3 गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। एक्चुअली ये तो हम जानते ही हैं कि प्लांट्स के अंदर गैसेस के तबादले के लिए कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता है, बल्कि प्लांट्स दो तरह के प्रोसेस करते हैं। एक है रेस्पिरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के जिस्म में जाती है और ऑक्सीजन बाहर खारिज होती है, जबकि रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाती है। तो तमाम पौधे रेस्पिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए भी गैसों का तबादला करते हैं। रेस्पिरेशन का अमल पौधों के तमाम जिंदा सेल्स के अंदर दिन रात मुसलसल जारी रहता है और इस दौरान ऑक्सीजन मुसलसल जज्ब होती रहती है, यानी पौधे के जिस्म में जाती रहती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल खारिज होती रहती है। जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा या दूसरे सुराख होते हैं पौधों के अंदर, उनके स्टेम्स वगैरह में लेंटिसेल्स नामी सुराख होते हैं। तो स्टोमेटा पत्तियों में छोटे छोटे सुराख होते हैं और लेंटिसेल्स तने वगैरह में सुराख होते हैं, उनके ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होती है और ऑक्सीजन हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर एनवायरनमेंट में खारिज होती है। और फोटोसिंथेसिस जैसा कि नाम से जाहिर है कि लाइट से रिलेटेड है, तो सिर्फ दिन के वक्त होता है, यानी जब रोशनी मौजूद हो, और ये हर सेल में नहीं होता बल्कि सिर्फ क्लोरोफिल पर मुश्तमिल जो सेल्स होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स के अंदर होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक्चुअली साइज़ में बड़ी होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या छोटे लोअर प्लांट्स में गैसेस का तबादला बिलतरतीब एक मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन और वेट बॉडी सरफेस के दरमियान होता है, यानी इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मॉइस्ट होती है और इनकी जो बॉडी सरफेस है उनके दरमियान डिफ्यूजन के ज़रिए एक्चुअली ये प्रोसेस हो रहा होता है। क्योंकि इन एनिमल्स का एक्चुअली सरफेस एरिया इनके हजम से ज़्यादा होता है, इसलिए जो सरफेस सेल्स हैं अंदरूनी सेल्स तक गैसेस की नकलो हमल के लिए अकेले ही काफ़ी होते हैं और डिफ्यूजन के ज़रिए ये प्रोसेस हो जाता है। यानी कि जो उनकी सरफेस है वहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक्चुअली माहौल से ऑक्सीजन वहाँ अंदर दाखिल हो जाएगी और माहौल से उनकी बॉडी में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाएगी रेस्पिरेशन के नतीजे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने ज़्यादा से कम की तरफ बाहर की तरफ खारिज हो जाएगी। यही डिफ्यूजन है एक्चुअली कि जिस गैस की ज़्यादती हो गई है वो बाहर खारिज हो जाए और जिस गैस की कमी हो गई है वो अंदर चली जाए। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एडवांस प्लांट्स हैं, यानी ज़मीन पर रहने वाले बड़े पौधों की बात कर रही हूँ, तो उनमें गैसेस का तबादला एक्चुअली पत्तों के अंदर मौजूद खलियों की पूरी सतह से होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें से अपने पत्तों और ग्रीन स्टेम में मौजूद छोटे छोटे सुराख, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। इन स्टोमेटा के रास्ते डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एक्चुअली अगर मैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर पर बात करूं तो स्टोमेटा दो मॉडिफाइड एपिडर्मल बीन यानी किडनी बीन की सी शक्ल के गार्ड सेल से बनता है। ये कुछ इस तरह से ये इसके गार्ड सेल्स होते हैं और दो जब मिलते हैं तो कुछ इस तरह का होल शेप स्ट्रक्चर बनता है, वो भी इस शर्त पे कि स्टोमेटा ओपन हो। दूसरे एपिडर्मल सेल्स के बरक्स यानी उनके मुकाबले में जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की तादाद ज़्यादा होती है। मज़ीद ये कि जो गार्ड सेल्स होते हैं इनकी अंदरूनी दीवारें मोटी होती हैं और बैरूनी दीवारें जो हैं वो पतली होती हैं। लिहाजा जब इनके अंदर टर्जिडिटी होती है तो बैरूनी दीवारें खिंच जाती हैं और अंदरूनी दीवारें अपनी जगह कायम रहती हैं। इस तरह से एक छोटा सा होल बन जाता है और इसे हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं। एक्चुअली ये जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी होती है इसमें शुगर और पोटेशियम आयंस एक अहम किरदार अदा करते हैं और ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं।
होता कुछ यूँ है कि जब गार्ड सेल्स के अंदर शुगर और पोटाशियम आयंस की मिकदार बढ़ जाती है, यानी सोल्यूट की मिकदार बढ़ जाती है, तो यकीनी तौर पर पानी उनके अंदर दाखिल होता है। जब पानी उनके अंदर दाखिल होता है तो एक्चुअली वो टर्जिड हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी के साथ साथ पत्ते की सतह पर शुगर और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम भी करते हैं। तमाम प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं गैसेस के तबादले के अहम मकामात हैं, लिहाजा इन लीव्स के स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो लीव्स होते हैं ये एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं मोनोफिशियल लीफ और दूसरे कहलाते हैं बाईफिशियल लीफ। मोनो जैसा कि नाम से जाहिर है कि इनकी जो है एक ही सतह पर स्टोमेटा मौजूद होंगे, और बाईफिशियल का मतलब इनकी दोनों सतहें अलग अलग टाइप की होंगी। तो बाईफिशियल लीफ में पत्ते का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर एक एपिडर्मिस होती है जो कि एक मोटी क्यूटिकल से ढकी हुई होती है, और एपिडर्मिस में स्टोमेटा की तादाद कम होती है, यानी ऊपरी सतह पर स्टोमेटा की तादाद कम होती है। जबकि जो पत्ती का निचला हिस्सा होता है यानी लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें वाफर मिकदार में स्टोमेटा और स्पंजी मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, और इन स्टोमेटा की वजह से गैसेस का तबादला होता है। और ये जो सेल्स हैं स्पंजी मेसोफिल सेल्स, ये ट्रांसपायरेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं। एक्चुअली जो डाइकोटिलेडोन्स प्लांट्स होते हैं उनमें बाईफिशियल लीफ मौजूद होती है, और इन पत्तियों में एक्चुअली स्पंजी मेसोफिल सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के दरमियान में बड़ी बड़ी सी एयर स्पेसेस होती हैं जो स्पंजी मेसोफिल सेल्स और एक्चुअली पैलेट सेट सेल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। और ये जो एयर स्पेसेस होती हैं ये एक्चुअली जो गैसेस का तबादला होता है इसमें भी मदद करती हैं, और एक्चुअली इनकी वजह से जो गैसेस हैं वो खलियों के दरमियान आज़ादाना तौर पर फैल जाती हैं, यानी ये एयर स्पेसेस उन्हें फैलने की इजाज़त देती हैं। लिहाजा पत्तों के मेसोफिल टिश्यूज़ में सेलुलर एयर स्पेसेस का एक मुसलसल निज़ाम चलता है जो स्टोमेटा के ज़रिए बैरूनी माहौल से जुड़ा रहता है, यानी हवा जिस्म के अंदर दाखिल होती है उन एयर स्पेसेस के ज़रिए पत्ती के अंदर फैल जाती है, वहाँ सिंपली डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन जैसा कि मैंने बताया कि रेस्पिरेशन के अमल में अंदर दाखिल होती है। जबकि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उस वक़्त कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही होती है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है। ये निज़ाम इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस में हवा के डिफ्यूजन के लिए मौजू है। मज़ीद ये कि इन गैसेस के तबादले की शिद्दत का इन्हिसार दरअसल रेस्पिरेशन की शिद्दत पर है, यानी जितनी तेज़ी से रेस्पिरेशन हो रहा होगा उतनी तेज़ी से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होगा। अगरचे मुख्तलिफ अज़ा के तमाम जानदार खलिए जैसे स्टेम और रूट वगैरह मुसलसल रेस्पिरेशन का अमल करते हैं, फिर भी पौधों के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई स्पेशल निज़ाम मौजूद नहीं है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए इन गैसेस को सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए ही अंदर बाहर मुंतकिल किया जा सकता है, यानी कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है यही चीज़ नोट की जाएगी और उसी के ज़रिए इनका तबादला होगा। गैसेस के डिफ्यूजन के अमल को आसान बनाने के लिए पौधों के टिश्यूज़ में बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं जिनकी वजह से ये फैलकर और डिफ्यूजन का प्रोसेस ईजी हो जाता है। एक बार जब हवा पौधे के अंदर चली जाती है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का तयन इन इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस के डिफ्यूजन ग्रेडियंट के लिहाज से होता है, यानी अगर इनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फिर ऑक्सीजन जिस्म से बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, और अगर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो फिर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी। जिस तरह से ऑक्सीजन सेल की तरफ सफ़र करती है और सेल की सतह पर मौजूद मॉइस्चर को डिज़ोल्व करती है, यहाँ से ऑक्सीजन खुद खलियात में डिफ्यूज़ हो जाती है। ज़ाहिर है वहाँ कमी अगर ऑक्सीजन की होती है तो ऑक्सीजन वहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है, और इसी सेम रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है जैसे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये सफ़र उल्टी सिमत में करती है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जहाँ से जा रही है ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से बाहर निकल रही है, तो इस एरो को हम उल्टा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सूरत हाल फोटोसिंथेटिक सेल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है,
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के तौर पर तैयार की जाती है। ऑक्सीजन इस खलीय में माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए रेस्पिरेशन में फ़ौरन इस्तेमाल हो सकती है और रेस्पिरेशन से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक ही सेल में अगर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है तो ये एक्चुअली बिल्कुल इस तरह से हो सकता है कि रेस्पिरेशन के नतीजे में जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन खारिज होगी वो एक्चुअली रेस्पिरेशन यूज़ कर ले और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर ले, तो ये प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली फोटोसिंथेटिक प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अमल दोनों सरंजाम देते हैं, लेकिन रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। इसलिए दिन और रात में गैसेस के तबादले का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। दिन में तो बिल्कुल वो काम हो सकता है जो अभी मैंने आपको बताया कि वहीं के वहीं वो गैसेस जो हैं वो यूज़ हो जाए, लेकिन रात के वक्त ज़ाहिर फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता और अकेला रेस्पिरेशन हो रहा होता है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस की शरह रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का इर्तिकाज बहुत कम होता है। जाहिर है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मिकदार में हो रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में पैदा हो रही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके मुकाबले में कम मिकदार में पैदा होगी क्योंकि रेस्पिरेशन स्लो हो रहा है फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में। लिहाजा फोटोसिंथेसिस को जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है वो रेस्पिरेशन उसे नहीं दे पाता है, ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तेज़ी से हो रहा है, रेस्पिरेशन स्लोली हो रहा है, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड वो उसे नहीं दे रहा है। पौधे माहौल से फोटोसिंथेसिस के लिए मतलूबा कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के वक्त में जज़्ब कर रहे होते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के दौरान खारिज होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत तेज़ी से हो रहा है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पौधे इसे अपने जिस्म से बाहर माहौल में खारिज करते हैं। यानी दिन के वक्त ऑक्सीजन ज़रूर खारिज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर कंज्यूम होगी, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल बहुत तेज़ी से हो रहा है रेस्पिरेशन के मुकाबले में। रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन को जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, क्योंकि अब उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो वो यूज़ नहीं हो रही, रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, अब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज करनी है। इस तरह रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा और ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जबकि वो पौधे जो सफिशिएंट वाटर कंडीशंस में बढ़ते हैं उनमें एक डायोर्नियल स्टोमेटल रिदम का मुशाहिदा किया जाता है, यानी स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर असरअंदाज होते हैं, और उनमें रोशनी, पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वगैरह शामिल हैं। स्टोमेटा इर्द गिर्द की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।